Hello and welcome to the official YouTube channel of Press International School. Dear students, I hope you all are doing well. परसों कल जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उस चैप्टर का नाम है द फर्स्ट एम्पायर द मौर्यास. द फर्स्ट एम्पायर द मौर्यास. In this chapter, we have discussed the sources which tell us about the administration of Mauryas, like two books, Indica and Arthashastra. Apart from that, we also know that we have other sources which tell us about the Mauryas, that were coiners, inscriptions, Ashoka's rock, and player edicts. And apart from that, we had also discussed two Mauryan emperors. Now, one was the Chandragupta Maurya, and the second was Bindusara. Today we will discuss the third and the most important Mauryan emperor, that is Ashoka. आज हमने अशोका के बारे में पढ़ना है. ठीक, जो ये अशोका है इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो है 273 to 232 BC. 273 to 232 BC. अशोका का जो टाइम पीरियड रहा है वो है 273 to 232 बिफोर कॉमन एरा. ठीक है, देखो जो ये अशोका था, ही वाज द मोस्ट फेमस मौर्यन एम्परर एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर एवर. ठीक है, द मोस्ट फेमस मौर्यन एम्परर एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर एवर. इसके बारे में एक ब्रिटिश हिस्टोरियन ने कहा जिसका नाम था H.G. Wells. H.G. Wells, याद रखिएगा. H.G. Wells was British historian. ठीक है, देखो जो ये H.G. Wells था, इन्होंने अशोका के बारे में क्या कहा है. He wrote in his book that amongst the tens of thousands of monarchs, the name of Ashoka will shine and shine alone like a star. तो इनका कहना है कि अगर हम 10,000 लोगों की हिस्ट्री लिखेंगे, उन 10,000 लोगों में जो अशोका का नाम होगा वो अलग, like a star, it will be shine like a star. ये किसने कहा था? H.G. Wells ने. किसके बारे में? अशोका के बारे में. ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा. इसका नाम H.G. Wells. ये कौन थे? ब्रिटिश हिस्टोरियन. मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जो ये अशोका है, he was the most famous and the greatest ruler ever. Greatest ruler ever. ठीक, देखो जब 273 BCE में अशोका मौर्यन डायनास्टी का रूलर बना, तब सिर्फ एक प्लेस ऐसी थी जो मौर्यास के कंट्रोल में नहीं थी. उस प्लेस का नाम, उस जगह का नाम है कालिंगा. कालिंगा जो है ये आज के जो प्रेजेंट डे ओडिशा है वही पे एक जगह का नाम है, ओडिशा. ठीक है, लिसन. When Ashoka became the emperor of this Mauryan dynasty, Kalinga was the only place which was not under the control of Mauryas. अब जब अशोका 273 BCE में मौर्यन डायनास्टी का रूलर बना, तो इसने सबसे पहले क्या किया? इसने कालिंगा पे हमला किया और कालिंगा को फतह किया. कंक्वर्ड कालिंगा. आई होप कि आप लोगों को अभी तक समझ आ गया होगा यहाँ तक. देखो एक और इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों ने इसमें याद रखनी है, दैट इज कि जो ये कालिंगा वार है, ये कब हुआ था? कालिंगा वार 261 BCE. 261 BCE. 273 BCE में अशोका
मौर्यन रूलर बना और 261 बीसीई में अशोका ने कालिंगा पे हमला किया और कालिंगा को अपने कंट्रोल में किया। बट जो ये कालिंगा वॉर है ये अशोका की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। मैं आपको अभी बताता हूं कि टर्निंग पॉइंट कैसे साबित हुआ। इट बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन अशोका लाइफ। टर्निंग पॉइंट इन लाइफ। देखो कालिंगा वार 261 बीसी में हुआ और जो ये कालिंगा वार है ये अशोक की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो गया। देखो कैसे, जो ये कालिंगा वार है इस वार में काफी ज्यादा लोगों की डेथ्स हो गई है, काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई है और काफी ज्यादा लोग सफर हो गए। डेथ्स, डिस्ट्रक्शन and suffering of people ठीक है। जो ये कालिंगा वार है इस वार में काफी ज्यादा लोगों की डेथ्स हो गई, काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया और काफी ज्यादा लोग सफर हो गए। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, जो अशोका है इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ये वार पॉलिसी है इस वार पॉलिसी को इन्होंने गिव अप किया और जो इसकी जो रेस्ट ऑफ द लाइफ है he devoted his rest of the life to serve his people। ठीक है, इसी तरह इसी वजह से जो ये कालिंगा वार है ये अशोका की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। क्यों? क्योंकि इस वार में काफी ज्यादा डेथ्स हो गई, काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गए, काफी लोग इसमें सफर हो गए। फिर फाइनली व्हाट अशोका डिड, he gave up this war policy and finally devoted his rest of his life to serve his people। अब देखते हैं कि जो ये जो कालिंगा वार है इसमें इतना ही है। अब देखते हैं कि जो ये अशोका है इन्होंने कैसे अब अपने जो लोग हैं इनको कैसे इन्होंने सर्व किया। आई होप कि आप लोगों को यहां तक समझ आ गया होगा। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि दिस कालिंगा वार बिकेम द टर्निंग पॉइंट इन अशोका's लाइफ। व्हाट ही डिड, ही गिव अप दिस वार पॉलिसी एंड फाइनली डिवोटेड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ टू सर्व हिज पीपल। एंड लेट अस सी हाउ डिड ही सर्व हिज पीपल। देखो आप लोगों ने इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, दैट इज अशोका's धम्मा। इस तरह इन्होंने लोगों को सर्व किया, अशोका's धम्मा। देखो बेटा, जो ये दम्मा है, जो ये वर्ड दम्मा है, ये बेसिकली एक प्राकृत वर्ड है। प्राकृत एक लैंग्वेज है, एक प्राकृत वर्ड है। और जो ये दम्मा है ये एक संस्कृत वर्ड धर्मा से निकला है। संस्कृत वर्ड, संस्कृत भी एक लैंग्वेज है। किस संस्कृत वर्ड से निकला है? धर्मा से। धर्म, आप लोगों ने सुना होगा धर्म, हम धर्म बोलते हैं। धर्म एक हिंदी वर्ड है। धर्म का मतलब होता है रिलीजन। धर्म का मतलब होता है रिलीजन। जैसे मैं रिपीट करता हूं, जो अशोक जो धम्मा है ये बेसिकली एक प्राकृत वर्ड है जो संस्कृत वर्ड धर्मा से निकला है। धर्म का मतलब होता है रिलीजन। जो ये धर्मा है, धर्मा का मतलब होता है रिलीजियस ड्यूटी। रिलीजियस ड्यूटी, रिलीजियस ड्यूटी। सिंपली आप याद रखो कि धर्म या धम्मा का मतलब क्या होता है? रिलीजियस ड्यूटी। धर्मा या धम्मा इसका मतलब क्या होता है? रिलीजियस ड्यूटी। अभी मैंने आप लोगों को क्या कहा कि जो कालिंगा वार है, इट बिकेम द टर्निंग पॉइंट इन अशोका's लाइफ। He gave up this war policy and finally devoted the rest of his life to serve his people through this धम्मा। धम्मा का मतलब क्या होता है? रिलीजियस ड्यूटी। देखो बेटा जो ये अशोका's धम्मा है, इट वाज बेसिकली टेकन फ्रॉम बुद्धिज्म। बुद्धिज्म से इंस्पायर होकर अशोका ने कुछ प्रिंसिपल्स निकाले थे। उन प्रिंसिपल्स का नाम इन्होंने रखा था धम्मा।
बेसिकली बुद्धिज्म या बुद्धिस्ट प्रिंसिपल थी। बुद्धिज्म एक मजहब है, जैसे इस्लाम एक रिलीजन है, हिंदुइज्म एक रिलीजन है, इसी तरह बुद्धिज्म भी एक रिलीजन है। बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स। एक और चीज आप लोगों ने इसमें याद रखना है, वो ये है कि जो ये दम्मा है, there was no concept about the worship of God and the sacrifices and rituals in this dhamma. It was simply code of conduct or a moral duty towards the people. Simply आप लोग ने याद रखना कि जो दम्मा है इसमें कोई जो जैसे हम अपने इस्लाम में अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, जैसे बाकी मजहब में हिंदुइज्म में लोग पूजा करते हैं, जो ये दम्मा था, there was no concept of worship of God. It was simply कोड ऑफ कंडक्ट और वी कैन से मॉरल ड्यूटीज। जो ये दम्मा है सिंपली इट वाज कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट और मॉरल प्रिंसिपल्स एंड ड्यूटीज। जो अशोका ने बुद्धिज्म रिलीजन से इंस्पायर होकर यहां से निकाले थे। ठीक है बेटा, आई होप कि आप लोगों को यहां तक समझ आ गया होगा। अब आपने इसमें कुछ प्रिंसिपल्स याद रखने हैं, जो इस अशोका दमा में जो प्रिंसिपल्स थे वो आप लोगों ने याद रखने हैं। जो इसका पहला प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल्स, जो इसका पहला प्रिंसिपल था इस अशोका दमा का, दैट वाज स्पीक द ट्रूथ। स्पीक द ट्रूथ। स्पीक द ट्रूथ का मतलब क्या होता है? हमेशा सच बोला करो। ठीक है, स्पीक द ट्रूथ, सच बोला करो। जो सेकंड प्रिंसिपल था इस अशोका दमा का, दैट वाज ओबे योर एल्डर्स। दैट वाज ओबे योर एल्डर्स। ओके, ओबे योर एल्डर्स का मतलब होता है जो हमसे बड़े हैं, हमने क्या करना चाहिए? उनको ओबे करना चाहिए। ठीक है, उनकी हर बात हमने माननी चाहिए। ठीक है, जो थर्ड प्रिंसिपल इसका था अशोका दमा का, दैट वाज रेस्पेक्ट अदर रिलीजन्स। रेस्पेक्ट अदर रिलीजन्स। रेस्पेक्ट अदर रिलीजन। रेस्पेक्ट अदर रिलीजन्स का मतलब होता है कि जो बाकी मजहब हैं हमें उनकी इज्जत करना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब होता है रेस्पेक्ट अदर रिलीजन्स। जो फोर्थ प्रिंसिपल था इसका, दैट वाज फॉलो द पाथ ऑफ अहिंसा। फॉलो द पाथ ऑफ अहिंसा। अहिंसा, अहिंसा वर्ड मैंने लिखा यहां पे। देखो बेटा, अहिंसा, अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस। अहिंसा का मतलब क्या होता है? नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस। जो ये फोर्थ प्रिंसिपल है इस अशोका दम्मा का, इसका सिंपल ये मतलब है कि हमें कभी दंगे फसाद, कभी लड़ाई झगड़े वगैरह नहीं करने चाहिए। ठीक है, जो फिफ्थ प्रिंसिपल इसका था, दैट वाज प्रोवाइड चैरिटी टू द पुअर पीपल। प्रोवाइड चैरिटी टू द पुअर। प्रोवाइड चैरिटी टू द पुअर, इसका सिंपल मतलब होता है, चैरिटी का मतलब होता है खैरात। जैसे हम देते हैं सदका, ज़कात वगैरह। ठीक है, इसको बोलते हैं चैरिटी, खैरात। तो इसका मतलब है कि जो फिफ्थ है कि हमें जो गरीब लोग होते हैं हमें उनको खैरात देना चाहिए, चैरिटी करनी चाहिए। ठीक है, और जो सिक्स्थ प्रिंसिपल है, दैट इज लिव
together peacefully. Live together peacefully. हमने एक दूसरे के साथ अमन और शांति के साथ रहना चाहिए. So these were some of the principles which you have to memorize. Those principles which were discussed, which were given, which were mentioned in this Ashoka's Dhamma. This मैं repeat करता हूँ. क्या क्या principles थे? Speak the truth, obey your elders, respect other religions, follow the path of ahimsa. Ahimsa का मतलब होता है non violence. ठीक है? Provide charity to the poor, and the last one is live together peacefully. I hope कि आप लोगों को जो ये अशोका धम्मा है ये आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा. अब हमने इसमें जो लास्ट टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर में, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यास. अब हमने क्या पढ़ना है इसमें? एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन. दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, द फर्स्ट एम्पायर द मौर्यस. देखो, जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन था, इट वाज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 4 डिविजन्स. ये आप लोगों ने याद रखना है कि जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन थी ये कितने डिविजन्स में डिवाइड किया गया था? 4. ठीक है? पहला था इसमें सेंट्रल, दूसरा था प्रोविंशियल, तीसरा था डिस्ट्रिक्ट, द लास्ट वन था विलेज. जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन था, इट वाज डिवाइडेड इनटू 4 डिविजन्स: सेंट्रल, प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज. ठीक है? देखो ये सेंट्रल, जो किंग होता था, किंग सेंट्रल में, किंग वाज द सुप्रीम अथॉरिटी. इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि किंग वाज सुप्रीम अथॉरिटी. सुप्रीम अथॉरिटी. नंबर 1 पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 जो आप लोगों ने इसमें याद रखना है, जितने भी इंपॉर्टेंट, इसका मतलब सिंपल होता है कि जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हुआ करते थे वो कौन लेता था? किंग. इंपॉर्टेंट डिसीजंस वाज टेकन बाय किंग. इंपॉर्टेंट डिसीजंस taken by king. ठीक? पहला मैंने आप लोगों को बताया कि किंग वाज द सुप्रीम अथॉरिटी. सेकंड पॉइंट मैंने आप लोगों को इसमें बताया कि जो इंपॉर्टेंट डिसीजन वाज टेकन बाय किंग. थर्ड पॉइंट जो आप लोगों ने इसमें याद रखना है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो ये किंग होता था, इसको जो असिस्ट करते थे, जो लोग इसको असिस्ट करते थे उनको बोलते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. किंग वाज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. जैसे आज होता था, जो हमारे हिंदुस्तान में जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो हेड होता है गवर्नमेंट का उसको हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर. और प्राइम मिनिस्टर को जो असिस्ट करते हैं वो होते हैं मिनिस्टर्स, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं. ठीक है? किंग वाज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. एक चीज आप पहले इसमें आपको याद रखना है, जो मौर्यन की इनकी जो कैपिटल थी वो थी पाटलिपुत्रा. कैपिटल क्या थी मौर्यास की? पाटलिपुत्रा. पाटलिपुत्रा इनकी कैपिटल थी. ठीक है? जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन है ये 4 डिवीजन में इनको उसको डिवाइड किया गया था: सेंट्रल, प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज. सेंट्रल में आप लोगों ने देखा है कि किंग वाज द सुप्रीम अथॉरिटी. द इंपॉर्टेंट डिसीजन वाज टेकन बाय द किंग एंड किंग वाज असिस्टेड बाय सम पीपल हु आर कॉल्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सो उसके बाद
जो ये सेंट्रल होता था, जो ये सेंट्रल होता था, इसको डिवाइड किया जाता था प्रोविंसेस में। जो इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन होती, जो सेंट्रल होते थे, इसको डिवाइड किया गया जाता था किसमें? प्रोविंसेस में। जो एम्पायर होती थी, इसको डिवाइड किया जाता था प्रोविंसेस में। एम्पायर was divided into provinces। देखो जैसे आज के दौर में हमारा हिंदुस्तान है, हमारे हिंदुस्तान की जो कैपिटल है वो है न्यू दिल्ली, ठीक है। हमारे वहां न्यू दिल्ली में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। जो हमारा हिंदुस्तान है इसको डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स और यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फिर हर एक डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया गया है डिस्ट्रिक्ट्स में, और हर एक डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया गया है विलेजेस में। सिंपली ये भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, देन प्रोविंशियल, देन डिस्ट्रिक्ट एंड देन विलेज, ठीक है। देखो इस प्रोविंस का जो हेड हुआ करता था उस टाइम, उसको बोलते थे प्रिंस। प्रोविंस was headed by a prince, headed by a prince। जो शहजादा होता था वो इस प्रिंस, इस प्रोविंस को हेड होता था, ठीक है। और ये जो प्रिंस होता था ये बेसिकली किसी किंग का, उस टाइम के जो किंग्स होते थे, एक किंग का एक रिप्रेजेंटेटिव होता था, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव, प्रिंस वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग। Prince was the representative of the king। of the king। इसमें आप लोग ने जो लास्ट पॉइंट याद रखना है वो ये कि जो इस प्रिंस को असिस्ट करते थे, जो लोग इस प्रिंस को असिस्ट करते थे वो थे कुछ ऑफिशियल्स। प्रिंस वाज असिस्टेड बाय ऑफिशियल्स या ऑफिसर्स। assisted by some officials, some officials। आई होप कि आप लोगों को यहां तक समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमें इसमें देखना है वो है डिस्ट्रिक्ट। जो ये सेंटर है, सेंटर को डिवाइड किया गया था प्रोविंशियल में, प्रोविंसेस में, प्रोविंसेस को डिवाइड किया गया था डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड किया गया था विलेजेस, ठीक है। प्रोविंसेस वाज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। जो आप लोग ने पहला पॉइंट इसमें याद रखना है, प्रोविंसेस वाज डिवाइडेड या वर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। एक और चीज आप लोग ने इसमें याद रखना है, उस टाइम जो डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पूरे एम्पायर का हेड होता था किंग, ठीक है। प्रोविंस का हेड होता था कौन? प्रिंस। इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता था उसको बोलते थे प्रदिष्टा। जैसे आज जो डिस्ट्रिक्ट का हेड होता था उसको हम बोलते हैं सिंपली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है। इसी तरह जो उस टाइम जो डिस्ट्रिक्ट का हेड होता था उसको बोलते थे प्रदिष्टा। प्रतिष्ठा वाज द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। प्रतिष्ठा आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों ने याद रखना। प्रतिष्ठा वाज द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, वाज द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। आप लोगों को पता होगा कि जो डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता था आज के टाइम पीरियड में उसको हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का मेन काम क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, जो टैक्सेस हैं टैक्सेस को कलेक्ट करना, और जो लैंड वगैरह है उसको मेजर करना। इसी तरह उस टाइम जो डिस्ट्रिक्ट का हेड होता था प्रतिष्ठा का काम भी होता था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, टैक्स कलेक्ट करना, और जो लैंड है उसका मेजर करना, ठीक है। इसका जो मेन काम होता था मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, and collect taxes, collected
टैक्सेस। ठीक है, इसमें आप लोगों ने इतना ही याद रखना है। जो प्रोविंसेस होते थे, प्रोविंसेस को डिवाइड किया जाता था डिस्ट्रिक्ट में। इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता था उसको हम बोलते थे प्रजिस्ता। जैसे आज के टाइम पीरियड में जो होता था, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता था, इसका जो प्रजिस्ता का जो मेन काम होता था वो क्या होता था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और क्या, जो टैक्सेस हैं टैक्सेस को कलेक्ट करना। ठीक है, अब जो लास्ट आप लोगों ने इसमें देखना है दैट इज विलेज। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि सेंटर का जो हेड होता था वो किंग होता था। इस तरह सेंटर को डिवाइड किया जाता था प्रोविंसेस में, प्रोविंसेस को डिवाइड किया जाता था डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट को फिर फाइनली डिवाइड किया जाता था किसमें, विलेजेस में। अभी हमने पढ़ा है कि जो डिस्ट्रिक्ट का हेड होता था वो कौन होता था, प्रजिस्ता। जैसे आज के टाइम पीरियड में जो हेड होता है डिस्ट्रिक्ट का उसको हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते थे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी प्रजिस्ता का जो मेन काम होता था वो ये क्या होता था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और जो टैक्सेस वगैरह है उसको कलेक्ट करना। इसी तरह जो विलेज, अगर आप लोगों को पता हो कि जैसे हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, हर एक स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है, और फिर स्टेट में क्या होता है कि हर जो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट्स होती है उसको हम बोलते हैं पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, इसी तरह जो विलेज का हेड होता था, जो विलेज का जो हेड होता था इसको कौन बनाते थे, elected by the people of that village। ठीक है, जो विलेज का हेड होता था इसको कौन बनाते, वहां के लोग, और जो ये वहां के लोग हैं ये इस हेडमैन को फिर असिस्ट करते थे। इसी तरह जो इसके पास कुछ हो गए वो फिर फाइनली किसको असिस्ट करते थे, इस रजिस्टर को। सो दिस इज ऑल अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस मौर्य। आई होप कि इस तरह हमारा जो ये चैप्टर है द फर्स्ट एम्पायर द मौर्यज ये कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा अच्छे से। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर दैट इज द फर्स्ट एम्पायर द मौर्यज। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में। दैट विल बी, अब वो जो भी होगा, जो भी चैप्टर होगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।